हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र का भाग 2 प्रकाश का अपवर्तन, है ना। और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या उसी को हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, या लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र भी कहते हैं, है ना। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना कि हमने जो समीकरण निकाला था लेंस निर्माता सूत्र का, या उसी को हम अपवर्तन का सूत्र कहते हैं लेंस के लिए, या लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। तो वो होता है 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी बुक्स में ये म्यू को n से दिखाया जाता है, तो ये n-1 ऐसा भी लिखा आप इस सूत्र को पाओगे, तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ हमने म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के बदले म्यू से दिखाया है, ठीक है। तो जहाँ f है, जो f होती है क्या, फोकस दूरी। ओके, f किसको दर्शाती है, फोकस दूरी किसकी, लेंस की, ठीक है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तन। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट R1 और R2 ये क्या होगी, R1 और R2 लेंस के ओके वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या, है ना, यहाँ पर। ओके, तो ये वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या, जैसे लेंस ऐसा है, दो वक्रीय पृष्ठ होते हैं, तो इस पृष्ठ की त्रिज्या इधर आएगी R1, है ना, और इसकी सेंटर इधर होगा, इसकी त्रिज्या R2, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर हमको देखना है लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ हमको सूत्र से दो समझ में आ गए, म्यू और आर, है ना। म्यू मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और लेंस की बनावट, उसकी वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या। तो पहला कारक हम देख रहे हैं लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक में लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में कैसे दिखाई दे रही है, f और ये कैसा रिलेशन है, 1/f प्रोपोर्शनल है म्यू के, है ना, या f प्रोपोर्शनल 1/म्यू के, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, लेंस के फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए, है ना, अपवर्तनांक की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब फोकस दूरी, ठीक है, अपवर्तनांक के अनुसार बदलेगी। म्यू बढ़ेगा तो f घटेगा, म्यू कम होगा तो f बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको थोड़ा समझने के लिए जो ऐसे देते कि लेंस, है ना, किसके, क्राउन कांच, ठीक है, कांच का एक प्रकार है, क्राउन कांच के लेंस, है ना, अपवर्तन, मतलब ये कांच का अपवर्तनांक ही होता है। तो क्राउन कांच के लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, ठीक है। और फ्लिंट कांच के प्रकार, ये फ्लिंट कांच के लेंस का अपवर्तनांक, ओके, ये होता है जो म्यू बराबर 1.6, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि अगर लेंस सेम मोटाई का लेंस हमने बनाया है, हमने कभी क्राउन का बनाया, कभी प्लेट का बनाया, तो दोनों प्रकाश किरणों को सेम जगह पे फोकस नहीं करेंगे। पहले तो तुलना करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि फिल्म कांच के लिए, है ना, फिल्म कांच के लिए यहाँ पर क्या समझ में आया हमको, ये समझने के लिए तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, फिल्म कांच की फोकस दूरी, ग्लास की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। कम होगी किससे, क्राउन कांच की फोकस दूरी से। ओके, ये इस तरह, है ना। मतलब चलिए इसका मतलब अभी समझते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये चलो यहाँ देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने एक लेंस बनाया है, ये दो लेंस बनाए, एक क्राउन कांच का बनाया है और सेम मोटाई का फ्लिंट कांच का बनाया है ना। बिल्कुल मोटाई एक समान रखी, सारी विशेषता एक समान, बस अंतर क्या है कि क्राउन का है और एक फ्लिंट का है।
तो अगर हम इसमें प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं क्राउन वाले पर, है ना, तो क्राउन वाला क्या करेगा, प्रकाश किरणों को कहीं एक जगह पे फोकस करेगा। और अगर फ्लिंट वाले पे करवाते हैं तो ये भी प्रकाश किरणों को एक जगह पर फोकस करेगा। लेकिन अंतर क्या होगा, लेंस बिल्कुल कैसे है, दोनों की त्रिज्या समान, मोटाई समान, दोनों प्रकाश किरणों को समान, है ना, एक तरह से एक समान रूप से फोकस करने वाले हैं, लेकिन उनकी फोकसिंग बिंदु अलग अलग होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखें फोकसिंग पॉइंट उनका अलग अलग होगा। फिल्म का फोकस दूरी कम, मतलब फिल्म कांच क्या कर देगा, प्रकाश किरण को पास में फोकस कर देगा, ज्यादा मोड़ देगा। और क्राउन कांच क्या करेगा, उसको कम मोड़ेगा। तो क्राउन कांच के लिए फोकस दूरी पे ज्यादा है, फिल्म कांच के लिए फोकस दूरी कम, मतलब सेम मोटाई वाले, सेम, है ना, एक जैसे दिखने वाले। अगर हम दो लेंस ले और हम सोचे कि ये दोनों एक जगह फोकस करते होंगे प्रकाश किरण को, तो ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि लेंस किस पदार्थ के बने हैं, है ना। तो म्यू जितना ज्यादा, वो हमको मालूम है, जो पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की वेग, प्रकाश की स्पीड उतनी ही ज्यादा चेंज होती है। तो जितना ज्यादा चेंज होगा, हमेशा ध्यान रखिए, है ना, अपवर्तनांक के कारण स्पीड में जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा बेंडिंग आती है, मुड़ाव आता है। तो ये वाला लेंस, है ना, ये वाला लेंस क्या कर देगा, प्रकाश किरणों को, ठीक है, ये वाला लेंस जो फ्लिंट कांच का लेंस, इसके लिए म्यू क्या है, अधिक है। तो म्यू अधिक, तो इसमें चाल में परिवर्तन, है ना, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, मतलब जब इससे प्रकाश किरण निकलकर वायु में आएगा तो चाल में होने वाला परिवर्तन भी कैसा होगा, अधिक होगा। मतलब ये वाले लेंस में समझना, इस लेंस में अगर प्रकाश किरण चल रही है तो इस लेंस में चाल ज्यादा होगी और ये वाले लेंस में चाल कम, है ना। अब जब यहाँ से प्रकाश किरण वायु में आएगी इस तरह से, ये उसका प्रारंभिक मार्ग है, यहाँ उसकी बेंडिंग और यहाँ बेंडिंग, मतलब जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा चाल में उतनी ही अधिक होगी और प्रकाश किरण का विचलन उतना ही अधिक होता है, ठीक है। तो विचलन अधिक, वो अपने मार्ग से ज्यादा मुड़ जाएगी, ज्यादा वो हो जाएगी। तो ज्यादा मुड़ गई तो पास में आ जाएगी, है ना, कम मुड़ी तो दूर पे जाके मिलेगी। मतलब यहाँ मुड़ाव से मतलब है जो, ठीक है, कि लेंस क्या करेगा, ज्यादा मोड़ देगा या कम मोड़ेगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो ज्यादा मोड़ देगा, और ज्यादा मोड़ देगा तो प्रकाश किरण पास में मिल जाएगी, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो प्रकाश किरणों को कम मोड़ेगा, है ना, विचलन कम होगा, तो फिर उससे प्रकाश किरणें दूरी पर मिलेगी। तो यहाँ फोकस दूरी कम ज्यादा हो जाने पर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लेंस की बनावट में चेंज होगा, वो उसकी चाल में परिवर्तन बहुत अधिक या कम होने के कारण मुड़ाव कम या ज्यादा हो जाता है। तो उसी मुड़ाव के कारण, उसी विचलन के कारण फोकस दूरी कम और ज्यादा होती है ना। तो ये था पहला कारक उसका जो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अगला बिंदु में अब हमने पढ़ा है कि लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर भी निर्भर करता है, ठीक है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या उसका वर्ण, कलर बोल सकते हैं जो, ठीक है, हमें मालूम है, हमने इससे पहले पढ़ा है जो कि जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक किसको निर्भर करता है ना। हमने अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े हैं। तो अपवर्तनांक किसको प्रभावित करता है, ठीक है, किस पे निर्भर करता है, लैम्डा पर। तो लैम्डा पे वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य पे, और यहाँ फोकस दूरी उसकी व्युत्क्रमानुपाती है, तो फिर ये फोकस दूरी की क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगला कारक कौन हो गया, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो क्या किस तरह से डिपेंड कर रही है यहाँ पर, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ओके, तरंगदैर्घ्य पर के अनुक्रमानुपाती, ना, कैसे निर्भर करेगी, अनुक्रमानुपाती होती
ठीक है, एफ अनुक्रमानुपाती लैम्डा, है ना। मतलब उदाहरण के लिए जो जिसका तरंग दैर्घ्य जिस रंग की ज्यादा होगी उसके लिए फोकस भी ज्यादा होगा, फोकस दूरी। जैसे उदाहरण के लिए है ना, यहाँ पर श्वेत प्रकाश के मुख्य वर्ण है ना, उसकी जो मुख्य वर्ण है, ठीक है, ये बेजानी हफीनाला से, या इंग्लिश में याद रखते हो विव गोयल से, ठीक है। बेजानी हफीनाला, बेगनी जामुनी ऐसे याद रखते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में विव गोयल से ना, वायलेट, इंडिगो ऐसा। तो यहाँ ये क्रम कौन से क्रम में बताते हैं हम इसको, ठीक है, ये बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब यहाँ सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, वायलेट की, बेगनी रंग की, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है बेगनी, ठीक है। और रेड की तरंग दैर्घ्य तो इस तरह से जो यहाँ पर है ना, फोकस दूरी किसके लिए ज्यादा होगी, अनुक्रमानुपाती वाला रूल है। तो बैंगनी रंग की फोकस दूरी भी, ठीक है, लाल रंग की फोकस दूरी से क्या होगी, लाल रंग के लिए फोकस दूरी से कम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंगनी और लाल रंग की फोकस दूरी से अधिक होने का मतलब क्या हुआ, जैसे जो हमारे पास दो लेंस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो लेंस है, ठीक है, ये इस प्रकार, ये एक लेंस की बात है। अब इस लेंस में हमने, ठीक है, पहले लाल रंग का या वायलेट कलर का प्रकाश आपतित करवाया, तो वायलेट कलर को एक बिंदु पर फोकस कर दिया उसने यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा है, अब हम रेड कलर का भी प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो रेड कलर के लिए फोकस दूरी कैसी है, ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा दूरी पर फोकस होगा लाल रंग, तो यहाँ लाल रंग जो यहाँ आगे जाके फोकस होगा इस तरह से। मतलब सभी रंग अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होंगे। बैंगनी रंग सबसे पास में फोकस है ना, ये रोल, फिर उससे थोड़ा आगे इंडिगो, ब्लू ऐसा। तो सभी कलर के लिए, सभी कलर लेने के लिए फोकस दूरी उसकी भिन्न भिन्न रहेगी, है ना। ये चित्र में जो हमने वो दूरी पे बताया है, लेकिन बहुत पास में उनकी वो है ना, क्या होता है, फोकसिंग होता है। वैसे हम जनरल केस में इसको देख नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा जो कि हम है ना, श्वेत प्रकाश जैसे एक लेंस होता है, लेंस को अगर हम सूर्य प्रकाश में रखें, धूप में रखें, तो वो उससे आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, तो हमें वो बिंदु भी दिखाई देता है, वहां हमें प्रकाश की चमक दिखती है, एकदम तीव्र सा प्रकाश का एक स्पॉट बनता है, तो वहां हमें वो सफेद व्हाइट दिखाई देता है, वहां कलर अलग अलग नहीं दिखाई देते, है ना। तो क्यों, क्योंकि वास्तव में वो सारे प्रकाश, सारी किरणें जो बहुत पास में फोकसित होती है, इतनी पास में फोकसित होती है कि हमको लगता है कि वो श्वेत प्रकाश ही है, उसमें हम अलग अलग कलर को अलग अलग नहीं पहचान पाते, मतलब हमारी आई रेजिस्टेंस के कारण जो हम अलग रंगों को नहीं देख पाते। तो लेकिन हमें इसे ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली भी तो वहां ऐसा होता होगा कि वायलेट थोड़ा सा पीछे भी, रेड थोड़ा सा आगे, ऐसा फोकस होगा, लेकिन हम उसको दैनिक जीवन में सामान्य तौर पे इस तरह पे नहीं देख पाते, है ना, ठीक है। लेकिन समझ तो चले, तो ध्यान तो रखें, सिद्धांत हमें मालूम होना चाहिए कि, ठीक है, उनकी फोकस दूरी किस पे निर्भर करती है ना, उनके तरंग दैर्घ्य पे या वर्ण पर। ओके, तो ये रहा जो उसको प्रभावित करने वाले दो कारक। फिर अन्य और कारक है, उसको भी हम समझते हैं, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो हम इसका तीसरा कारक देखते हैं जो, और तीसरा कारक क्या है कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो उसके चारों तरफ के माध्यम पर भी निर्भर करती है। मतलब लेंस किस माध्यम में रखा हुआ है, जैसे जल में रखा हुआ है या वायु में रखा हुआ है ना, या वायु में रखा है, इसके आधार पर भी उसकी फोकस दूरी निर्भर करती है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको समझने के लिए मान के रखा है कि लेंस कहाँ पर रखा हुआ है, किसी द्रव में, है ना। अगला कारक है लेंस की चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है, चारों ओर का माध्यम, ये चारों ओर के माध्यम पर निर्भरता। ओके, अब मान लिया हमने यहाँ कि लेंस को हमने एक लिक्विड में रखा है, लिक्विड के उदाहरण से समझ रहे हैं, तो वायु में लेंस की फोकस दूरी है ना, हमने जो फोकस दूरी का समय उसका निकाला है 1/f, ये म्यू -1, इसी की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ वायु के लिए हम इसको एफ ए से लिख दे रहे हैं, एफ ए, ठीक है, एफ ए, और म्यू इसको लिख दे रहे हैं ए म्यू जी, है ना। तो मान लिया कि हमारा लेंस कांच का है, -1, ठीक है। समीकरण वही है, बस यहाँ थोड़े से हमने नोटेशन बदल दिए, वायु के लिए अलग कर दिया और ऐसे दिखा दिया। तो इसको दे दिया हमने समीकरण 1। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बिंदु, चलो कहाँ पे निकाला हमने, वायु में। अब कहाँ निकाल रहे हैं, अतः मतलब द्रव में रखा हुआ माना है, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, उसका समीकरण, ठीक है। तो फोकस दूरी का समीकरण क्या आ गया यहाँ पर, 1/f से दिखा रहा है इस बार, है ना। और ये हो जाएगा एल म्यू जी, है ना। मतलब कहाँ पे रखा हुआ है, वो द्रव में रखा हुआ है। तो कांच का, लेंस कांच का है, तो कांच का पूर्णांक किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष। पहले वायु में रखा था, तो कांच का पूर्णांक वायु के सापेक्ष, कांच का पूर्णांक द्रव के लिए, लिक्विड के लिए एल से दर्शाया गया, -1, ठीक है। और इंटू में आएगा 1/r1 -1/r2, ठीक है। अब यहाँ से जो इसको दे रहे हैं हम समीकरण 2। अब हम इन दोनों की तुलना करना चाह रहे हैं कि फोकस दूरी कम हुई है या बढ़ी है। तो तुलना करने के लिए हम समीकरणों को, है ना, जनरली डिवाइड करते हैं। तो समीकरण, ठीक है, 1 में भाग दे रहे हैं हम समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ हम जो क्या हो जाएगा, f1 में भाग दे दो तो क्या होगा, ये 1/fa, इसको भाग दे दो 1/fl से, तो ये fl आके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इधर क्या लिखा जाएगा, fl बटे में fa, ठीक है। इधर, है ना, ये fa में भाग दिया समीकरण में, a म्यू जी -1 बटे में क्या आएगा, इधर l म्यू जी -1, ठीक है। और ये 1/r1 1/r2 दोनों में समान है, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम दे देते हैं जो, चलिए ना, इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं, fl बटे fa l बटे fa। ये चलिए इसको इधर गुणा कर देते हैं fa का, है ना। क्या हो जाएगा, fl, ठीक है, a म्यू जी -1, ठीक, या a की जगह में लिखे a और l म्यू जी -1, है ना। ये यहाँ पर ये हमने इस तरह से f का a का इधर इंटू कर दिया, ये हमारे पास आई उसकी फोकस दूरी का समीकरण, इसको दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ देखो तो क्या समझ में आया हमको कि फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो इस समीकरण से पहले fa थी, अब उसकी तुलना में यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ जाएगी। तो नोट पर ध्यान दें, यहाँ द्रव में, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ओके। ये रिजल्ट याद रखना, तो रिजल्ट ध्यान पे देते चले, बस फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कारण भी समझते हैं, ठीक है। ये तो गणित से समझा, अब ये से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लेंस लिया और लेंस को कहाँ रखा, पहले वायु में, है ना। लेंस कहाँ पर स्थित है, वायु में, और ठीक है। तो इससे प्रकाश किरण आई और ये प्रकाश किरण का प्रारंभिक विचलन, है ना। अब प्रकाश किरण क्या हुई, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, ओके। ये प्रकाश किरण कांच है, ये लेंस कांच का बना माना है, कहाँ जा रही है, वायु में, है ना। तो कांच से वायु में जा रही है तो क्या होगा कि हमें पता है यहाँ अपवर्तन होगा। प्रकाश का प्रारंभिक मार्ग ये है, वो ऐसे ना जाते हुए अभिलंब से मूल दूर हट जाएगी, है ना। ये अभिलंब है इधर, इस पे तो अभिलंब से दूर हटेगी और इधर जाएगी, ठीक है, ये बात।
अब यहाँ जो हमने क्या कर दिया कि लेंस को वायु में ऑयल में रख दिया, इसी लेंस को। अब हम क्या पाएंगे यहाँ पर कि वही प्रकाश किरण, ठीक है, वही लेंस है बिल्कुल, पहले कांच में रख उसको वायु में रखा था, अब हमने उसको द्रव में रख दिया। तो द्रव में हम देखेंगे कि पहले, ठीक है, प्रकाश किरण पास में फोकस हो गई थी, अभी दूर जाके फोकस हो गई, ऐसा है ना। क्यों ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि लेकिन द्रव में रखने पे दूर फोकस हुई, वायु में रखने पे पास में फोकस हो गई। तो अभी हमने क्या कहा आपको कि प्रकाश किरण है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो उसी मुड़ने के आधार पे, उसी विचलन के आधार पर वो कहाँ जाकर फोकस होगी वो निर्भर करता है। तो अगर विचलन ज्यादा हो जाए तो यहाँ देखो ये विचलन ज्यादा है ना, और ये विचलन कम है। तो विचलन जितना ज्यादा है उतना फोकस दूरी कम है, ओके, और विचलन जितना कम उतनी फोकस दूरी ज्यादा। तो ये विचलन अभी हमने समझा किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है चाल में आने वाले अंतर पर। जैसे प्रकाश किरण जो यहाँ पर है ना, एक उदाहरण के लिए हमने कहा प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, माध्यम 1 से कहाँ जा रही है, माध्यम 2 में जा रही है, ओके। तब यहाँ उसकी चाल में परिवर्तन आया और वो ऐसे मुड़ी। तो हमने कहा चाल में यहाँ कैसा परिवर्तन आया, कम परिवर्तन। तो परिवर्तन कम आया, मान लो पहले उसकी इधर चाल की, ठीक है, जो भी चाल थी, यहाँ मान लो परिवर्तन कितना हो गया, कोई भी जो एक मान समझ सकते हो आप, परिवर्तन कैसा है, कम है। अब इसी में वही प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अगर दूसरे माध्यम में जा रही है और उसके चाल में ये कोई दूसरा माध्यम, जैसे ये वायु ले लो, ये वायु है ना, और यहाँ पर इस बार कहाँ जा रही है, द्रव में। तो द्रव में जाने पर क्या होगा, चाल में ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। हमने अपवर्तन की व्याख्या समेत समझा था कि प्रकाश किरण क्यों मुड़ती है। तो चाल में जितना ज्यादा अंतर आएगा उतना ज्यादा विचलन भी होगा। तो द्रव में चाल में कमी क्या आती है, चाल में उसकी कमी क्या हो जाएगी, चाल में अंतर कम रहता है। जैसे ये वाला इसमें है ना, चाल में, इसमें चाल में अगर ये वायु में है तो यहाँ अधिक परिवर्तन, और यहाँ द्रव है तो चाल में कम परिवर्तन कर देंगे। तो कम परिवर्तन है तो फिर विचलन भी कैसा होगा, कम होगा, और विचलन कम होगा तो प्रकाश किरण ज्यादा दूरी पर जाकर मिलेंगे ना। तो यहाँ अब चाल में जो परिवर्तन है वो किस पे निर्भर करता है जो, ठीक है, चाल में जो परिवर्तन है वो अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, ठीक है। माध्यम में जो चाल होती है वो कैसी होती है, ये माध्यम में चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है अपवर्तनांक की। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उसमें चाल उतनी कम होगी, है ना, और जिसका अपवर्तनांक कम उसमें चाल ज्यादा। तो वायु में तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ समझे, जैसे वायु का जो अपवर्तनांक है कितना है, 1, वायु के सापेक्ष वायु का 1, और कांच का कितना होता है 1.5, और लिक्विड का मान लो वाटर का कितना होता है 1.3। तो आप तुलना करोगे यहाँ पर कि प्रकाश किरण अगर कांच से वायु में जाएगी, है ना, कांच से वायु में जाएगी, तो इनका अपवर्तनांक में अंतर, है ना, इसके अपवर्तनांक में अंतर देखो कितना है 0.5 का, ओके, और इसके और इसके सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर देखो 1.5 1.3। तो यहाँ कितना है, 1.5 1.3, कितने का अंतर है 0.2 का। तो अगर प्रकाश किरण वायु से या कांच से वायु में जा रही है तो यहाँ अपवर्तनांक का अंतर ज्यादा है, अपवर्तनांक है ना ज्यादा रहेगा इसके सापेक्ष, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी कितने का अंतर 0.5 का, और ठीक है इसके इसमें अपवर्तनांक कितना, इन दोनों की तुलना में 1.2 का। तो अगर प्रकाश किरण लेंस में से निकलकर वायु में जा रही है, लेंस में से निकलकर वायु में जा रही है ना, समझना, लेंस में से निकलकर वायु में जा रही है तो अपवर्तनांक का अंतर कितना है 0.5। तो फिर
प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ विचलन अपूर्णांक का अंतर ज्यादा है ना, तो चाल में होने वाला परिवर्तन भी ज्यादा आएगा, बढ़ जाएगी, भले ही बढ़ेगी, बढ़ने और घटने से बात नहीं कर रहे हैं, अंतर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ चाल ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ज्यादा बढ़ेगी, प्रकाश किरण ज्यादा दूर हट जाएगी, ज्यादा दूर हट जाएगी तो इधर आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि प्रकाश किरण कांच में से निकल के द्रव में आ गई, तो यहाँ अपूर्णांक का अंतर कितना है, 0.2 है ना, इन दोनों का अंतर। तो फिर यहाँ चाल में परिवर्तन कम आएगा, है ना, चाल में परिवर्तन कम, ठीक है, ये परिवर्तन बता रहे, और इसमें चाल में परिवर्तन अधिक होगा। तो फिर चाल में परिवर्तन कम, तो फिर विचलन भी कम होता है, तो इसलिए प्रकाश किरण कम विचलित होगी, और कम विचलित होगी तो फिर ज्यादा दूरी पर जाकर मिलेगी। तो ये विचलन में अंतर आता है ना, कि फोकस दूरी क्यों बढ़ जाती है द्रव में रखने पर, तो उसका अंतर यह है कि द्रव में रख देने पर, वायु के सापेक्ष अगर द्रव में रख दे रहे हैं, तो जब वो कहां से निकल के दूसरे द्रव में जाएगी, तो दूसरे द्रव में जाने पर उसकी चाल में का जो मान होगा और कांच में जो चाल का जो मान होगा, उन दोनों का अंतर या परिवर्तन कम रहेगा, और परिवर्तन कम रहेगा तो प्रकाश किरण है ना कम मुड़ेगी, जो ऐसा इस तरह से, तो ये कम मुड़ेगी तो ज्यादा दूरी पे जाके मिलेगी, है ना। तो ये उसका मतलब था, जो भौतिक किरण आरेख से हमने इसको समझा, ठीक है, मतलब रिजल्ट पे ध्यान दें हम तो केवल, ओके, रिजल्ट पे ध्यान दें कि अगर हम उसको कहाँ रख देते हैं, द्रव में रख देते हैं, तो द्रव में रख देने पर क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी से मतलब ये नहीं कि लेंस की बनावट में कोई चेंज आ जाएगा, है ना, वो उसका अपवर्तन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम तीन स्थिति में, अब क्या होगा यहाँ पर कि हमने उसको कहाँ रखा है, लेंस को, है ना, या इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं समीकरण को, समीकरण 3 को, ठीक है, समीकरण 3 से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे, समीकरण एफ एल इसको लिख रहे हैं हम एफ ए, ठीक है, ए म्यू जी -1, समीकरण 3 ऐसे लिख लो, ए म्यू एल और सॉरी एल म्यू जी -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ना, ये एल म्यू जी का मान हम रख रहे हैं, एल म्यू जी का मान क्या आ जाएगा, एल म्यू जी बराबर, ये एल म्यू जी से छोटे छोटे से लिखना है ना, एल म्यू जी ये बराबर होता है ए म्यू जी बटे ए म्यू एल के, ओके। अब कहाँ से लिख दिया हमने, है ना, आप देखो ये हमने इससे पहले वीडियो पढ़ा भी है और आपको बोला भी था कि इस फॉर्मूले को याद रखना, हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में। अब फिर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ मुझे थोड़ा सा कि कहाँ से आया ये समीकरण। जैसे हमने है ना प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था कहाँ से, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश वायु से कहाँ जा रही है, जल में, जल से वायु में, है ना, कांच में, और कांच से फिर कहाँ पर आ रही है, वायु में। तो इस प्रकार से हमने अपवर्तन देखा था वहाँ, और इन सभी के अपवर्तनांक में संबंध निकाला था। क्या संबंध था उनके अपवर्तनांक में, तो ए म्यू डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणित जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणित कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इनका गुणनफल 1 होता है। अब हम यहाँ से इस जी म्यू ए का पक्षांतर करेंगे, है ना, ए म्यू डब्ल्यू गुणित डब्ल्यू म्यू जी, तो इसका पक्षांतर कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, जी म्यू ए, है ना, जी म्यू ए आ गया। अब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम इसको उलट कर लिख सकते हैं, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जी म्यू ए क्या हो जाएगा, है ना, ए म्यू जी, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू, वही तो है ये, है ना, जल के सापेक्ष वाटर के सापेक्ष ग्लास का है ना अपवर्तनांक, तो जल यहाँ का लिक्विड है, तो लिक्विड के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक बटे वाटर का, तो यही है कांच का अपवर्तनांक बटे लिक्विड का, बस वाटर की जगह लिक्विड है। या इसको कैसे याद रखें, इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म, है ना, ये तो मैंने आपको याद दिला दिया, फिर समझे बता दिया कि कहाँ से आया, अगर नहीं याद हो रहा होगा तो, और इसको जनरल फॉर्म भी बताया था, ऐसे याद रखो, पहले माध्यम के
सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक बराबर होता है दूसरे का अपूर्णांक बटे पहले का अपूर्णांक, है ना। ये उसका जनरल फॉर्म में इधर लिख देता है थोड़ा सा, 1 μ2 बराबर μ2 बटे μ1, है ना, ये ठीक है। अब यहाँ है ना, अब इसके आगे फिर समीकरण क्या बन जाएगा फिर हमारा, एफ एल एफ ए, ठीक है, ए म्यू जी माइनस 1 यहाँ, है ना। फिर किसके स्थान पर, एल म्यू जी के स्थान पर, एल म्यू जी के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, ए म्यू जी बटे ए म्यू एल, इस समीकरण में एल म्यू जी की जगह, एल म्यू जी की जगह क्या लिख रहे हैं, एल म्यू जी एल, ये वाला है ना, ठीक है। अब -1, ठीक, ओके। अब यहाँ से इसको भी तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे, फिर गुणा करोगे, ये करोगे, तो ये एफ ए, है ना, ये नीचे वाले पद का अगर आप गुणा कर रहे हो, ए म्यू एल का गुणा कर रहे हो, है ना, तो ए म्यू एल का यहाँ गुणा होगा, फिर ये ए म्यू ऊपर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप इतना समझ सकते हो 12th क्लास के लेवल पे, ए म्यू एल, ठीक है, इनटू में ए म्यू जी माइनस 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा ए म्यू जी माइनस ए म्यू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने दे दिया, मतलब ये उसकी फोकस दूरी का समीकरण आ गया, इसको हमने दे दिया समीकरण 4। अब हमारे पास जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी में जो परिवर्तन आएगा वो 3 चीजों पर, है ना, 3 केसेस में हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर 3 केसेस क्या पॉसिबल है कि कांच का अपूर्णांक, है ना, मतलब जो लेंस है, लेंस कांच का बना हुआ माना हमने, तो कांच का या लेंस का अपूर्णांक माध्यम लिक्विड के अपूर्णांक से बड़ा हो सकता है, पहला केस, या कांच का अपूर्णांक बाहर के माध्यम के लिक्विड के अपूर्णांक से छोटा हो सकता है, दूसरा केस, है ना। तीसरा केस क्या, कि दोनों के अपूर्णांक बराबर हो सकते हैं, मतलब ये इस तरह से हमने माना कि लेंस जो है हमारा वो कांच का बना है, तो कांच का अपूर्णांक, ठीक है, या तो लिक्विड के अपूर्णांक के बराबर हो सकता है ना, बराबर, या ए म्यू जी बड़ा हो सकता है, ये हो, है ना, म्यू एल बड़ा हो सकता है, मतलब लिक्विड। तो उसी के आधार पर अब हम 3 केसेस इसमें इसकी विशेष स्थितियां देखेंगे, है ना। तो पहला लिख दे रहा हूँ, जो विशेष स्थिति हेडिंग डाल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विशेष स्थिति, ठीक है। पहला है यदि, ठीक है, लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो लेंस का अपवर्तन, लेकिन क्या समझ के चलोगे, लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का मतलब कांच का, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, लिक्विड मतलब द्रव के, जो माध्यम है बाहर, है ना, जो बाहर वाला माध्यम है ना, माध्यम द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है, ठीक है। तो मतलब चिन्हों में लीजिए, ए म्यू जी अधिक है ए म्यू एल से, है ना, मतलब कांच का अपूर्णांक ज्यादा है। तो यहाँ जब हमारे पास फोकस दूरी आएगी, फोकस दूरी का चिन्ह पे फोकस करना, ध्यान देना। तो यहाँ ए म्यू जी बड़ा है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, है ना, आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर इसके सिर्फ चिन्ह पे ध्यान दें, किसमें आया हमारे पास, धनात्मक में, ओके। तो जो लेंस की फोकस दूरी है, धनात्मक फोकस दूरी कौन से लेंस की रहती है, उत्तल लेंस की, मतलब यहाँ धन चिन्ह ये बताएगा कि फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो, फोकस दूरी में या लेंस की प्रकृति में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा माना है, क्या आ गया है, धनात्मक आया, तो धनात्मक फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस की मानी जाती है। तो इसका अर्थ है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स ही रहेगा, मतलब उत्तल लेंस उत्तल ही रहेगा, मतलब धनात्मक चिन्ह से यहाँ क्या ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ नोट में क्या याद रखो कि लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति
नियत बनी रहती है, ठीक है, नियत बोल रहे या अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी ना, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा प्रकृति से, मतलब जो उत्तल लेंस है वो उत्तल ही रहेगा, जो अवतल लेंस है वो अवतल ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ध्यान रख लें, ठीक है। इसके ये नोट में ही लिखना है सबको, पहला बिंदु दूसरा, ठीक है। अर्थात उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा ही रहेगा, अभिसारी, है ना। उत्तल लेंस का नेचर क्या है, अभिसारी, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, उत्तल लेंस अभिसारी ही रहता है, ठीक है। मतलब उत्तल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, ओके। और अवतल लेंस, अवतल लेंस अपसारी होता है ना, प्रकाश किरणों को फैलाने वाला, अपसारी ही रहता है। मतलब ये वैसे ही वैसे कार्य करेंगे, अवतल लेंस अवतल की तरह, उत्तल लेंस उत्तल की तरह, मतलब अपसारी और अभिसारी की तरह, ठीक है। उदाहरण के लिए, ठीक है, इसका एक उदाहरण है ना, जैसे द्रव की बूंद या जल की बूंद लेंगे, ठीक है, जल की बूंद वायु, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, ओके, है ना। जैसे जो ये उदाहरण हमने क्यों दिया, हमको पता है जो जल की बूंद है, जल की बूंद ऐसी होती है ना, इस तरह से आकृति, तो देखने में भी ये बाहर से, है ना, कैसी होती है, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए, ऐसे को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस की पहचान। मतलब द्रव की बूंद उत्तल लेंस की तरह दिखती है, और अगर ये वायु में रही, अगर ये वायु में है तो किसकी तरह ही व्यवहार करेगी, उत्तल लेंस की तरह। लेकिन अगर ये जल से, है ना, जल में चली गई या दूसरे ऐसे माध्यम में चली गई जिसका अपवर्तनांक क्या हो, है ना, अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो फिर वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगी, है ना। उसको हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये रहा हमारे पास, है ना, उसका एग्जाम्पल। मतलब ये नोट ध्यान में रखते चले, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट निकलते जा रहे हैं। फिर दूसरा केस हमने लिया है यहाँ पे, विशेष स्थिति, यदि लेंस का, ठीक है, अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ऐसा समझ, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम या द्रव में रखा माना है ना, द्रव या माध्यम के अपवर्तनांक से कम है, ठीक है। अपवर्तनांक से कम है, चिन्ह में लिख देता हूँ यहाँ, AUG कम है MUL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AUG कम है MUL से, तो यहाँ फोकस करें, क्या हो जाएगा, है ना, सिर्फ चिन्ह देखना है, FL का मान किस में आएगा, माइनस में, है ना, तो FL किस में आएगा, तब FL माइनस में आंसर आएगा, है ना, ऋणात्मक। मैं मान नहीं लिखा, सिर्फ चिन्ह पे फोकस करना है, चिन्ह हमको यह नेचर बता रहा है उसका, ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाना नेचर बताता है ना, ठीक है। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो अवतल बन जाएगा। और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो अवतल लेंस किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, उत्तल की तरह। मतलब यहाँ प्रकृति बदल जाएगी। नोट में क्या रखोगे, यहाँ इस बिंदु से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, ठीक है, अतः इस स्थिति में ना, ये वाली स्थिति में लेंस की प्रकृति, इसमें क्या लिखा हमने, लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है,
परिवर्तित हो जाती है। ओके, ध्यान रखिए, परिवर्तित हो जाने का मतलब उनके व्यवहार बदल जाएंगे, उत्तल अवतल के व्यवहार बदल जाएंगे। ठीक है, और पूरी तरह से लिख दे उसको। ठीक है, अर्थात उत्तल लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, अपसारी की तरह व्यवहार करता है ना, अपसारी लेंस की तरह। ठीक है, व्यवहार करता है। ओके, और तीसरा जो अवतल लेंस अभिसारी की तरह व्यवहार करता है ना। ये नोट देगा। अभी क्यों ऐसा होगा ये हम कारण समझेंगे, अभी भौतिक उसका मतलब पूरी तरीके से किरण आरेख से समझेंगे। अभी तो रिजल्ट ध्यान में रखिए, है ना। और उदाहरण, ठीक है, उदाहरण वायु का बुलबुला। ठीक है, वायु का बुलबुला जल, ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करता है? जल में। जो वायु का बुलबुला है, वायु का बुलबुला हमने देखा है जल में उठने वाला, बनने वाला, तो वो गोलाकार होता है आकृति में। तो आकृति के हिसाब से तो कैसा लग रहा है हमको? उत्तल लेंस। लेकिन वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो वायु का बुलबुला जल में किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये है ना। ठीक, तो ये रहे जो। अब एक स्थिति और आती है कि अगर दोनों के अपूर्णांक समान हो, है ना, तब क्या होगा? तो उसको हम समझते हैं और इन सबके कारण भी हम समझेंगे जो कि ठीक है क्यों ऐसा होता है, नेचर क्यों बदलते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरी स्थिति भी हम यहाँ पर समझते हैं ना, और इसमें मेन बातें तो याद रखने वाली, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जैसे लेंस को अगर द्रव में रख दो, ये वाला एक ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे कि लेंस को द्रव में रखने पर क्या होता है। तो हम कहेंगे लेंस को द्रव में रखने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये एक ऑब्जेक्टिव। और अगर यहाँ पर लेंस को ऐसे माध्यम में, अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो लेंस की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे प्रकृति अपरिवर्तित होती है। सॉरी, कम अपूर्णांक वाले माध्यम में रखें तो फिर क्या होगा? प्रकृति चेंज नहीं होती, उत्तल उत्तल की तरह और अवतल अवतल की तरह कार्य करेगा, है ना। और अगर अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में रख दे तो फिर क्या चेंज आएगा? उत्तल अवतल की तरह, अवतल उत्तल की तरह कार्य करेगा, प्रकृति में चेंज आएगा। मतलब ये रिजल्ट ध्यान रखो, कंक्लूजन ध्यान रखें यहाँ पर क्या क्या निकल जा रहा है। और ये एग्जाम्पल मतलब बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे ये वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है ना। वायु का बुलबुला जैसे हम देखते हैं जल में, तो दिखने में वो उत्तल दिखता है, लेकिन व्यवहार क्या रहेगा उसका? अवतल का। अवतल मतलब अपसारी की तरह कार्य करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा, है ना। कैसे वो समझेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे बिंदु जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस पे बनते हैं। चलिए ना, इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम इसकी तीसरी स्थिति समझते हैं। तो यहाँ पर कि यदि लेंस का और द्रव का जो का माध्यम है उसका अपूर्णांक समान हो तो क्या होगा? तो ए म्यू जी बराबर है किसके? ए म्यू एल के। तो ए म्यू जी बराबर है ए म्यू एल के। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0। 0 से भाग देंगे, है ना, इस पद में पेपेल का मान कितना आ जाएगा? अनंत। मतलब फोकस दूरी क्या हो गई उसकी? अनंत होगी। अब अनंत फोकस दूरी जो किसकी मानी जाती है? जैसे अनंत फोकस दूरी नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको मालूम है मुझे कि लेंस की जो फोकस दूरी है इसका सूत्र देखो हमने, मालूम ये है म्यू माइनस 1 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस की फोकस दूरी किसके अनुपाती है? त्रिज्या की। तो यहाँ फोकस दूरी अगर अनंत है ना, तो फिर त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत होगी, है ना। और त्रिज्या अनंत किसकी होती है? जैसे हमारे पास एक लेंस है तो इसकी त्रिज्या जो दोनों पृष्ठों की त्रिज्या अनंत नहीं होगी, है ना। दोनों की पृष्ठों की त्रिज्या अनंत नहीं होगी। ओके, अब
यहाँ पर अगर अनंत है, अनंत फोकल दूरी किसकी मानी जाती है? ठीक है, समतल पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ की भी फोकल दूरी अनंत, दूसरे की फोकल दूरी अनंत, तो फिर दोनों पृष्ठ कैसे हो गए? समतल हुए। तो समतल हुए तो फिर वो लेंस नहीं रहा है। लेंस के लिए क्या जरूरी है कि पृष्ठ थोड़े से गोलाकार है ना, यहाँ गोलाकार नहीं है, समतल है। तो इसका मतलब लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? कांच के गुटके की तरह व्यवहार करेगा, मतलब इससे कोई अपवर्तनांक अवलंब, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर दोनों के माध्यम, हमारे दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान है, कांच के भी और जिस जो पदार्थ का लेंस बना है उसका अपवर्तनांक और बाहर का माध्यम मतलब द्रव का अपवर्तनांक समान है, तो फिर जो लेंस है वो ना तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा ना ही अवतल लेंस की तरह, वो सिर्फ किसकी तरह व्यवहार करेगा? कांच के गुटके की तरह। कांच के गुटके की तरह जैसे ऐसे समझेंगे, जैसे हमको मालूम है कि ये कांच के गुटके पे प्रकाश किरण से आपकी थोड़ी लंबवत, तो उससे क्या होगा? प्रकाश किरण बिना विचलित हुए चली जाएगी, है ना। अब ऐसे मान लो आप कि अगर आप क्या करते हो, एक कांच का गुटका ले, है ना, इस कांच के गुटके में से आप क्या करते हो? एक लेंस काट लेते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर ये कांच का गुटका है, आपको अपवर्तनांक पता है, प्रकाश किरण सीधे चली जाएगी बिना विचलन हुए जा रही। अब आप यहाँ से इसमें से एक लेंस काट लो, ओके, और ये लेंस को बाहर वायु में निकाल लो। तो वायु में रहने पर ये लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह। इस पे प्रकाश किरण जाएगी तो ये ऐसे फोकसित कर देगा, है ना, ऐसे उनको कन्वर्स कर देगा। अब आप इमेजिन करोगे कि हम इस लेंस को वापस अपने स्थान पे लगा दें, तो ये लेंस अपने स्थान पे आ गया, मतलब जो लेंस बना है वो भी कांच का है, उसका अपवर्तनांक म्यू जी बोल दिया, और ठीक है ये कांच की प्लेट है, कांच का वो है, उसका अपवर्तनांक भी म्यू जी है, समान है, तो दोनों के अपवर्तनांक समान। अब हम इस कांच को वापस उसकी जगह लगा दे रहे हैं, तो वापस जगह लगा दे रहे हैं, तो ये वापस क्या हो जाए? फिर से किसकी तरह बन जाएगा? कांच की स्लेब की तरह बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम किसी लेंस को जिसका अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के बराबर ही हो, तो ऐसे माध्यम में रख देने पे वो प्रकाश किरण को बिना विचलित हुए पारगमित होने देगा, मतलब ना तो अपसारी रहेगा ना ही अभिसारी रहेगा। ओके, ये थी उसकी तीसरी कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर ठीक है, ये थी तीसरी कंडीशन। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, है ना, इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ एक चीज, जैसे हमने ये उत्तल लेंस अपसारी की तरह, अवतल लेंस अभिसारी की तरह व्यवहार करता है, क्यों? इसको हम थोड़ा समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ लिख दिया था यहाँ पे कि उत्तल लेंस अवतल या अवतल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल उत्तल के। अब थोड़ा सा उसको समझते हैं ताकि हमको फील आ सके, एकदम अच्छे से हम उसको समझ सके ना। तो पहले यहाँ देखना कि थोड़ा सा अपवर्तन हम समझे, ठीक है। अपवर्तन हमने पढ़ा है, ओके। तो जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है ना, ये सघन माध्यम, ओके, और ये इधर का बाहर का विदर, एक गोलीय पृष्ठ हम बता रहे हैं। तो प्रकाश किरण सघन से चलकर विदर में जा रही, अपवर्तन कैसे होगा? मालूम है हमें अपवर्तन, ये प्रकाश अभिलंब बना लिया, प्रकाश किरण सघन से किधर जाती है? विदर में, तो वो अभिलंब से दूर हटती, ये इधर आ गई, है ना। तो ये किसकी ओर मुड़ गई? इस तरह से मुड़ गई। दूसरी किरण यहाँ से आएगी, वो भी ऐसी मुड़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक है, प्रकाश किरण अगर कहाँ जा रही है? सघन से विदर में जा रही है, तो उसका विचलन इस तरह से होगा, ओके। अब दूसरा उसका विपरीत केस देखिए, ये कौन सा माध्यम बोले हमने? सघन, ओके। सघन में ये चला ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो सघन माध्यम में जा रही है कहाँ से? विदर से, या वायु है, ऐसा कुछ मान लो। तब ये प्रकाश किरण ऐसे आई, है ना, इस तरह से आई, और अब इसका अपवर्तन कैसे होगा? तो अभिलंब बना दो पहले, तो ये अभिलंब बन गया। अब प्रकाश किरण विदर से सघन में जाती है, तो हमें पता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, है ना, वो सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकाश किरण क्या हो गई? ये तो हमको पता था पहले से अपवर्तन का नियम, हमने थोड़ा सा इसको रिमाइंड किया उसको समझने के लिए, है ना। अब चलिए हम लेंस की बात पर आते हैं कि लेंस का नेचर अपसारी और अभिसारी क्यों होगा।
ठीक है। तो अब हम दूसरी स्थिति को समझते हैं। जैसे हमने ये कह दिया जो कि है ना, एक लेंस है, ठीक है। लेंस को हमने कहा था दूसरी वाली स्थिति की व्याख्या कि यदि लेंस का अपूर्णांक माध्यम के अपूर्णांक से अधिक है, मतलब यहाँ जो माध्यम है ना, द्रव ही बोल रहा है इसको, तो माध्यम का अपूर्णांक कैसा है, कम बोल रहे हैं। कम बोल रहे हैं मतलब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, विरल की तरह, ओके। और लेंस कांच का है और कांच का अपूर्णांक हम कैसा बोल रहे हैं, अधिक, तो सघन की तरह हुआ ये, है ना, ये सघन की तरह हुआ और ये विरल की तरह हुआ। अब यहां से इसमें प्रकाश किरणें आपतित हुई, यहाँ आपतित हुई, हम बीच में से बता रहे थे लेंस में। अब हमें नियम पता है तो यहाँ पे कि प्रकाश किरण सघन से चलकर कहाँ जा रही है, विरल में, तो अपवर्तन कैसे होगा, ये इसका अभिलंब बना दो पहले, है ना। तो ये अभिलंब, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर मुड़ गई। अभिलंब से क्या होती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट गई, है ना। फिर दूसरी किरण भी जो ऐसे ही, है ना, इधर से इस तरह से मुड़ जाएगी। तो लेंस से प्रकाश किरणें ऐसी निकली है कि वो एक बिंदु पर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो हमने क्या कहा कि यदि लेंस का अपवर्तनांक अधिक है, वो सघन की तरह ही है, बाहर के माध्यम के सापेक्ष, मतलब माध्यम अभी भी विरल ही है, तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों का अभी भी क्या कर रहा है, अपसारित ही करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। तो अभी भी वो किसकी तरह ही कार्य कर रहा है, अभिसारी लेंस की तरह ही कार्य कर रहा है। इसी तरह क्या उत्तल का भी आएगा, उसको हम किरण आवेश से नहीं समझ रहे, आप समझ सकते हो ना। तो ये हुआ। अब तीसरी स्थिति, मतलब इस वाली स्थिति में उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है, अभिसारी की तरह व्यवहार कर रहा है। अवतल होगा तो किसकी तरह, अपसारी की तरह कार्य करेगा, है ना। अब तीसरी वाली स्थिति समझते हैं कि यदि लेंस जो है कहां पर रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में रखा है कि जिसका अपूर्णांक लेंस के अपूर्णांक से अधिक है, मतलब लेंस का अपूर्णांक द्रव के अपूर्णांक से कम, मतलब किसका अपूर्णांक ज्यादा, द्रव का, द्रव मतलब बाहर के माध्यम का। तो बाहर के माध्यम का अपूर्णांक अधिक है तो ये किसकी तरह हो गया, सघन की तरह, है ना। और ये लेंस किसकी तरह हो गया, लेंस हो गया अपने यहाँ पे विरल की तरह, ओके। तो अब यहाँ से प्रकाश किरण लेंस पे से चली, अंदर आएगी लेंस के, फिर बाहर निकलेगी। तो अब बाहर निकल कैसे निकलेगी, पहले तो अभिलंब बना दो, किधर झुकेगी वो देखना है हमको। ये अभिलंब बना दिया पृष्ठ पे, ठीक है। ये वाली स्थिति लगेगी वहां, विरल से कहाँ जा रही है, सघन पे, वैसी पृष्ठ है। तो प्रकाश किरण लेंस के अंदर चली, विरल से चली है, लेंस विरल है अभी बाहर, है ना, तो विरल के सापेक्ष सघन में गई, तो किसकी ओर झुकती है, अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब है, ऐसे न जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये झुक गई, ओके। फिर दूसरी किरण आएगी, वो भी इधर अभिलंब से और झुकेगी, इधर भी आएगी ऐसे, है ना, इस तरह से। तो ये हुआ, क्या देख रहे हैं हम कि दिखने में कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, आकृति में उत्तल लेंस की है ना। और लेकिन वो इस तरह से ऐसे माध्यम में रखा है कि बाहर का माध्यम सघन है, तो उत्तल लेंस अगर सघन माध्यम में रख दिया जाए उसके सापेक्ष, तो फिर वो अभिसारी की तरह कार्य नहीं करेगा। क्या कर दे रहा है, यहाँ प्रकाश किरणों को फैला देगा, मतलब अपसारी की तरह कार्य करेगा। तो उत्तल लेंस यहाँ अपसारी हो गया। इसी तरह क्या अवतल लेंस को भी समझ लो, है ना। अवतल लेंस क्या करेगा, यहाँ मान लो हमें ये अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस विरल की तरह कार्य कर रहा है। अब प्रकाश ऐसे किरण इसमें चली, है ना। अब लेंस के अंदर से निकलकर कहाँ जा रही है, लेंस के अंदर से निकलकर कहाँ जा रही है, माध्यम में। तो माध्यम सघन है, तो सघन में जाने पे अभिलंब की ओर झुकेगी, इसका अभिलंब इधर है, तो प्रकाश किरण ऐसे न जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, इस तरह झुकेगी। फिर दूसरी किरण इधर से भी जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये। तो सारी किरणें इधर इस तरह से होगी। तो क्या देख रहे हैं हम निष्कर्ष कि सभी किरणें क्या हो जा रही है, अभिसरी, मतलब अवतल लेंस इस तरह से रखा हो, बाहर का माध्यम सघन हो उसके सापेक्ष, तो फिर वो सारी प्रकाश किरणों को कन्वर्स कर दे रहा है ना, उसको अभिसरित कर दे रहा है, एक बिंदु पर मिला देगा। तो इस स्थिति में उत्तल लेंस अपसारी की तरह, अवतल लेंस अभिसारी की तरह कार्य करता है ना। तो ये उसको हमने समझा किरण आरेख से, चलिए, है ना, नोट करिए।